बच्चों, आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत तुगलक वंश प्रकरण पर चर्चा करेंगे। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत काल का यह तीसरा वंश था। गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम गाजी मलिक था और ये लाहौर के निकट दीपालपुर का गवर्नर था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद को बनाया। सिंचाई के लिए नहरों को बनवाने का श्रेय भी गयासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। अकाल नीति पर भी इसी के द्वारा काम किया गया। गयासुद्दीन द्वारा 56 कोट नाम के दुर्ग का निर्माण कराया गया, जो रोमन शैली पर निर्मित है। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई और मृत्यु उसकी हुई थी लकड़ी के महल के नीचे दबकर मर जाने के कारण। गयासुद्दीन के बाद उसका पुत्र जूना खां दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। जूना खां का दूसरा नाम मोहम्मद बिन तुगलक था। ये सल्तनत काल का सबसे शिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था, परंतु इसकी सनक भरी योजनाओं के कारण इसे स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक की 4 योजनाएं इस प्रकार है। पहली योजना है द्वाप कर में वृद्धि। सुल्तान ने समृद्ध और उर्वरक भूमि पर कर बढ़ा दिया था, लेकिन उस समय अकाल इतना भयंकर पड़ा कि लोग कर नहीं दे पाए और सारी की सारी फसल नष्ट हो गई। लोगों ने कर देने से मना कर दिया। सुल्तान को कर बढ़ाने की ये योजना असफल रही। दूसरी नीति थी उसकी राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद बनाई। लोगों को दौलताबाद की जलवायु रास न आई और वो दिल्ली लौटकर वापस आने लगे। इस प्रकार उसकी ये दूसरी योजना भी असफल रही। और तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन की योजना बनाई। विश्व में उस समय चांदी उत्पादन में काफ़ी कमी थी। सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर मिश्रित धातु के सिक्के चलाने का आदेश दिया, लेकिन उनका मूल चांदी के सिक्कों के बराबर ही रखा, जिससे लोगों ने सारे चांदी के सिक्के अपने पास रख लिए और इस तरीके से उसकी ये योजना भी असफल रही। तुगलक की चौथी और अंतिम योजना थी खुरासन और कराचिल का अभियान। दक्षिण में 2 नए राज्यों विजयनगर राज्य और बहमनी राज्य का उदय हुआ। पूरब में बंगाल स्वतंत्र हो गया। सुल्तान अपने शासन के अंतिम 16 वर्षों तक विद्रोह को शांत करने में एक तरफ से दूसरी तरफ भागता रहा और 1351 ईस्वी में उसकी मृत्यु। अफ्रीकी यात्री इब्ने बतूता 1333 ईस्वी में भारत आया। सुल्तान ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 ईस्वी में सुल्तान ने उसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्ने बतूता की पुस्तक रहला में मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी संभाली फिरोज शाह तुगलक ने 1351 ईस्वी में। उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की, जिसमें हिसार, फिरोज़ाबाद जो अब दिल्ली के नाम से जाना जाता है, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि प्रमुख रहे। उसने मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं और लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग, जिसे दीवाने खैरात कहा गया, की स्थापना की। उसने ज़ियाउद्दीन बर्नी और शमशेर शिराज अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। उसने चांदी और तांबे के मिश्रित सिक्के जारी किए। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हो गई। उसने अपनी प्रजा के लिए सरायों, जलाशयों, अस्पतालों, बगीचों तथा पुलों का निर्माण कराया और उनकी मरम्मत कराई। रोजगार कार्यालय स्थापित किए, बेरोजगारों को नौकरी दी। सिंचाई के लिए उसने यमुना नहर, सतलज नहर आदि का निर्माण कराया, जिससे आज भी सिंचाई होती है। बंजर भूमि से प्राप्त आमदनी को धार्मिक एवं शैक्षिक कार्यों में खर्च किया। फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरठ से 2 स्तंभों को, जो कि अशोक के स्तंभ थे, दिल्ली मंगवाया। एक को अपने राजमहल के परिसर और दूसरे को फिरोजाबाद मस्जिद फिरोज शाह कोटला दिल्ली के समीप लगवाया। फिरोज शाह कोटला में स्थित अशोक स्तंभ की ब्रह्मा लिपि को सर्वप्रथम जेम्स फिलिपिन्स ने
पढ़ा था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी जिसे फतूहात-ए-फिरोज शाही के नाम से जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक को उसके लोकहित के कार्यों के लिए आज भी याद किया जाता है। तुगलक वंश का अंतिम शासक था नसरुद्दीन महमूद तुगलक और इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। बच्चों, शीट में दिए गए प्रश्नों के उत्तर अवश्य दीजिए और अपने समझ की जांच कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।